और राहुल गांधी की ये 2 बार जो रायबरेली के दौरे हुए उसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 80 ईयर्स से करीब हो जाएंगे, 79-80 ईयर, वो ढलान पर है अपने राजनीतिक रूप से। और राहुल गांधी 5 साल बाद अभी 58-59 के होंगे, तो राहुल गांधी के पास समय है, आने वाला समय राहुल गांधी अपने लिए देख रहे हैं 5 साल बाद। भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता के रूप में, ताकि बीजेपी तो विरोध करे, जो साथी दल हैं वो उनके साथ खड़े हो कि ये हमारा नेता है, वो उस स्थिति में भी अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। और ये कांग्रेस को और राहुल गांधी के लिए स्वयं भी चिंता का कारण होना चाहिए। ठीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रखते हुए भी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सीटें उनको मिले और वो जीते। तो इन सब को देखते हुए राहुल गांधी जो है अपनी राजनीति को एक नई धार देने में जुटे हुए हैं। राहुल जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पिछले 10 साल से हमेशा मोदी जी राहुल जी को ही सामने रख के राजनीति किए हैं। और मुझे लगता है यही एक कारण था कि अवतरित और विलुप्त होने का जो एक केंद्र रहा है, उसमें उनके अवतरण में मोदी जी की भी भूमिका थी। कांग्रेस का संगठन कमजोर है, भाजपा 240 पर होने के बावजूद भी संगठनात्मक स्तर पर कमजोर नहीं है। तो इस चुनाव से अगर आप प्रतीकों को बड़ा संकेत मान लेंगे तो फिर गलत दिशा में जाएंगे, और ये संकेत को सही करने का समय राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी छवि में दिक्कतें थी। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, खबरों के खिलाड़ी में इस बार हम बात करेंगे राहुल गांधी की खास तौर पर, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी अब तक 3 बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। 2 बार अपनी सीट रायबरेली पर, एक बार वो हाथरस हादसे के बाद भी वहां पर तमाम जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। और राहुल गांधी की ये 2 बार जो रायबरेली के दौरे हुए उसके बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के भी। और जिस तरीके से नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती, उसके बाद काफी उत्साहित कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी अपने इन दौरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, लोगों से ज्यादा मुलाकात करके इसको और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी से एक बेस तैयार हो अगर विधानसभा का चुनाव जब होगा उस वक्त की रणनीति के तहत। और दूसरा, कहा यह भी जा रहा है कि जो गलतियां अमेठी में हुई, जब तक वो अमेठी के सांसद रहे, उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, ताकि रायबरेली के लोगों को ऐसा ना लगे कि केवल चुनाव जीतकर दिल्ली चले गए। तो ये जो रणनीतिक बदलाव है, इसके मायने, इसके फायदे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को दिखाई देते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात होगी जिस तरीके से अब बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये पूरी राजनीति आखिर किस तरीके से हो रही है। ये पहले भी हो सकता था। क्या राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार संविधान की बात करते हैं, उसके जवाब में उसके काट के तौर पर इसको लाया गया है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या परिस्थिति बन रही है, सब कुछ समझेंगे। और ये सब बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। विनोद सर, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। बड़ा अहम हो जाता है राहुल गांधी का दौरा, 4 जून को नतीजे आते हैं और उसके बाद एक के बाद एक उत्तर प्रदेश लगातार वो पूरा, मतलब फोकस यूपी पे बना हुआ है। कैसे इस पूरी परिस्थिति को देखें? कुछ खास रणनीति पर काम हो रहा है? भविष्य के हिसाब से जो नतीजा है, बहुत उत्साहित है पूरी कांग्रेस पार्टी, कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश है, तो क्या उसको कायम रखने की कोशिश है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ में आ गई है कि जब तक वो उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी बिहार और बाकी राज्यों का नंबर आएगा, अपनी स्थिति मजबूत नहीं करते हैं, तब तक केंद्र में वो एक मुकम्मल सरकार बना सकें, इसकी कल्पना जो है करना उचित नहीं है। ठीक है, जोड़ गांठ करके आप कभी बना लीजिए, मान लीजिए अगर एनडीए सरकार में कोई दिक्कत आती है, लेकिन मुकम्मल सरकार का मतलब होता है कम से कम कांग्रेस पार्टी की 200 सीटें हों, तब तो एक मजबूत सरकार थोड़ी बन सकती है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, लेकिन गठबंधन भी तब ज़्यादा बेहतर तरीके से चलता है जब आपके पास भी कुछ, दोनों भागीदारों के पास ताकत हो, वरना तो पार्टी पूछ बन के चलती रहती है। तो राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो गलती अमेठी में की थी, जब 2014 से लेकर 2019 के बीच में, ये टेकन फॉर ग्रांटेड जो ले लिया था अमेठी को, और हार गए चुनाव वहाँ से 55,000 वोटों से, उसको उनको सबक मिल गया था। इसीलिए वायनाड से जीतने के बाद आप देखिए, वो वायनाड लगातार जाते रहे। 19 के बाद जब वायनाड बीच में जाते रहे, खबरें भी आती थी वायनाड, कुछ हाथियों का भी संकट हो गया तो भी वायनाड गए, कुछ भी हो, तो वो उन्होंने कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको इसकी और समझ जिनकी बढ़ी कि अगर लोगों से जुड़े रहना है तो सक्रिय रहना पड़ेगा। राहुल गांधी पे सबसे बड़ा आरोप क्या लगता था कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। हर आदमी इस बार सोच रहा था लोकसभा चुनाव के बाद वो तुरंत विदेश चले जाएंगे। हमसे तो बीजेपी के एक नेता ने कहा, इसको एजेंडा भी खूब बनाया जाता था। हाँ, एजेंडा बनाया जाता था। हमसे बीजेपी के एक नेता ने कहा चुनाव के दौरान
कि वो जो है देखना राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि वो नेता खुद विदेश चले गए, वो राहुल गांधी यही बने हुए चुनाव के बाद। तो कुल मिलाकर के उन्होंने उस छवि को भी तोड़ा। अभी तक वो विदेश नहीं गए। विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो एक धारणा बन गई थी कि कुछ दिन किया उसके बाद चले गए, तो ये विदेश भी नहीं गए। रायबरेली वो 2 बार हो आए। उत्तर प्रदेश को लेके कुछ योजनाएं भी हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो स्मृति ईरानी को लेकर जो एक बयान कल उन्होंने दिया राहुल गांधी ने, वो एक तरह से मुझे लगता है देश में एक सकारात्मक राजनीति का संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं कि भाई चुनाव तक एक दूसरे के खिलाफ हम लोग बहुत बयानबाजी कर लें, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो उनका बयान है उसमें उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है, ये कोई इससे जो है हमको जो है इससे आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह का उसमें स्मृति जी का नाम लिया बाकायदा और कहा और अन्य नेताओं पर इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक संकेत है कि जो भारत में एक परंपरा रही भारतीय राजनीति में कि नेता चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी करते थे और उसके बाद फिर से भूल जाते थे और फिर अपना देश के और राजनीति के काम में आगे बढ़ जाते थे। अगर राहुल गांधी की इस संदेश को बाकी नेता भी फॉलो करें, कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के भी, तो मुझे लगता है राजनीति का वातावरण भी थोड़ा स्वस्थ होगा। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रति जो एक लोगों का समर्थन और समर्पण बढ़ा है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ पूरा, लेकिन बढ़ा है, उसको कायम रखना चाहते हैं और उसमें इजाफा करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 6 सीटें कांग्रेस जीती है और उसका वोट परसेंटेज भी कई सीटों पर बहुत बेहतर बढ़ा, जैसे कुछ सीटें कांग्रेस बहुत कम वोट से हारी, कानपुर की सीट 20,000 वोट से हारी, बांसगांव की सीट जो है कांग्रेस 3,000 वोट से हारी, ऐसी कुछ सीटें हैं कहीं। तो उनको लगता है कि इन सीटों पर अगर इस तरह मेहनत करेंगे तो हमारा और आगे बढ़ेगा। और 2027 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रखते हुए भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सीटें उनको मिलें और वो जीतें। तो इन सब को देखते हुए राहुल गांधी जो है अपनी राजनीति को एक नई धार देने में जुटे हुए हैं। यह बात आप कह रहे हैं, नई धार देने में जुटे और एक तरीके से खोई जमीन तलाशने की जो कोशिश है ना उत्तर प्रदेश में, और खास करके समीर सर इस बार के नतीजों के बाद 6 सीटें लोकसभा की कांग्रेस के लिए तो बहुत उत्साहित करने वाली थी, लेकिन खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से उन सवालों पर बचकर निकलने की कोशिश करते थे, अब वो स्थिति रही नहीं। और अब उतने ही एक तरीके से कह सकते हैं राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में, एग्रेसिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार दौरे कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली है क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राहुल गांधी का इस तरीके से एक्टिव होना और ये जो परिणाम आए थे अभी 4 जून के? देखिए, निश्चित रूप से जो इस तरीके से परिणाम आए 4 जून को, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली गई। कांग्रेस जिसके बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी रायबरेली खुद हार जाएंगे, अमेठी तो किसी भी स्थिति में कांग्रेस जीत नहीं सकती है, उस स्थिति में अमेठी भी कांग्रेस का जीतना और 6 सीटें जीतना और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इतना बेहतर प्रदर्शन करना निश्चित रूप से ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार मंथन कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 महीना हुआ है सरकार को बने हुए। अगर आप देखेंगे तो 4 जून को परिणाम आए थे, अभी 4 जुलाई अभी हुई है। तो राहुल गांधी फिलहाल जो अभी 1 महीने का उनका अगर आप कार्यकाल देखोगे, जिस तरीके से वो विपक्ष के नेता बने हैं और जिस तरीके से उनको परिणाम आए, मुझे लगता है वो पूर्णकालीन नेता बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल तो वो ये बता रहे हैं कि वो पूर्णकालीन नेता है और विपक्ष के नेता जब बने हैं तो वो एक गंभीर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विनोद सर ने बताया कि जो स्मृति ईरानी को लेकर उनको जो ट्वीट आया, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल राहुल गांधी ने इस बात की है और मुझे लगता है सभी नेताओं को संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। इसके अलावा आप देखिए वो हाथरस चले गए, उसके बाद वो मणिपुर चले जाते हैं फिर से, उसके बाद वो आसाम जहाँ बाढ़ आती है वो आसाम चले जाते हैं, रायबरेली वो आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लगातार राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनताओं से जुड़ रहा हूँ, जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित रूप से सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि 2004 से लगातार बनी हुई थी, राहुल गांधी काफ़ी हद तक वो छवि तोड़ने में सफल रहे। और जो जिस तरह से कांग्रेस को वोटिंग हुई है, ये बताता है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से काम करते रहे और जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें वोट किया है, अगर वो लगातार 5 साल, अभी तो 1 महीना हुआ है, अगर अगले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी 59 मंथ से अगर लगातार 59 महीने राहुल गांधी इसी गंभीरता से अगर जनता के मुद्दे उठाते रहे, गंभीर पॉलिटिशियन के रूप में अपनी बात रखते रहे, पार्लियामेंट के अंदर अच्छे मुद्दे उठाते रहे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बेहतर होगा। हालांकि लोकसभा के लिए 5 साल का चुनाव समय जरूर है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव है और कई राज्यों के बड़े विधानसभा चुनाव आने वाले। अभी जो उपचुनाव हुए थे वो भी कांग्रेस के अभी जो हालांकि परिणाम नहीं आए, लेकिन जो अभी जो रुझान आ रहे हैं जिस तरीके से आ रहा है कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को इस पर बढ़त मिल रही है, तो ये कांग्रेस के लिए सकारात्मक एक पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब परिपक्व नेता के रूप में अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके बारे में जो छवि बना दी गई थी वो उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और जनता ने भी उन्हें उस रूप में लिया है जिस तरीके से उनको
वोट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती तो निश्चित रूप से राहुल गांधी से मिलने वाली है। देखिए 5 साल बाद जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तब प्रधानमंत्री मोदी 80 ईयर्स से करीब हो जाएंगे, 79-80 ईयर, वो ढलान पर है अपने राजनीतिक रूप से। और राहुल गांधी 5 साल बाद अभी 58-59 के होंगे। तो राहुल गांधी के पास समय है, आने वाला समय राहुल गांधी अपने लिए देख रहे हैं 5 साल बाद। मोदी जी के पास वो समय नहीं है। तो अब क्या मोदी जी भी 80 साल की उम्र में राहुल गांधी के सामने चुनौती पेश करेंगे, या 15 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी स्टेज में रहेंगे कि राहुल गांधी को चुनौती दे सके? तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी के लिए भी जो 99 सीटें मिली है, और अब राहुल गांधी के लिए भी ये है कि इस 99 सीटों को वो कैसे और बढ़ा करके 200 सीटें 250 सीटें की ओर ले जा सके, इस स्थिति में आ सके कि सहयोग के साथ दूसरे दलों को लेकर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सके। आप 99 सीटें से विपक्ष के नेता बन सकते हो, लेकिन आप केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में आने की आपकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास अभी बहुत लंबी डगर है। सिर्फ 99 सीटें पर आप ये सोच लो कि आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है और जनता का मैंडेट आपको मिला है और अब ये आपकी जीत है, तो मुझे लग रहा है ये जल्दबाजी होगी। 99 सीटें से आप थोड़ा आगे बढ़े हो। जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में आपका निराशाजनक प्रदर्शन रहा था 2014 और 2019 में, वो जरूर आपके लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आया है। लोकसभा चुनाव के पहले तक ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी, चाहे वो सर्वे की रिपोर्ट हो या फील्ड की जो रिपोर्ट आ रही थी। कांग्रेस ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया, मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए एक उत्साहवर्धक परिणाम है। अब इससे लगातार कंटिन्यू जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाए रखना, जनता के मुद्दे लेके जाना, सरकार को घेरना, मुझे लग रहा है राहुल गांधी पर निर्भर करेगा कि वो कैसे पूरे विपक्ष को साथ में लेकर चलते हैं। कांग्रेस के तो वो नेता ही, अब विपक्ष के नेता बने तो अखिलेश को साथ में लेना होगा, ममता बनर्जी को उनको साथ में लेना होगा, दूसरे दलों को साथ में लेना होगा। और उत्तर भारत में जहां कांग्रेस कमजोर रही हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी के सामने स्टैंड नहीं कर पाती, मुझे लग रहा है वहां कांग्रेस अब थोड़ी खड़ी होने की स्थिति में आ रही है। तो राहुल गांधी इसको कितना खड़ा कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। और दक्षिण में जहां भारतीय जनता पार्टी अब दस्तक दे चुकी है कि केरल में एक सीट जीत चुकी है, तो क्या दक्षिण में जो स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस वो बना के रख पाती है? हालांकि प्रियंका गांधी अब वहां से चुनाव लड़ रही है वायनाड से, तो दक्षिण में भी उनका ध्यान रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण को बचाकर रखना और उत्तर भारत में अपनी जमीन तैयार कर लेना, यह राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। सफर की शुरुआत राहुल गांधी ने अच्छी की है। अब ये सफर को कितना कंटिन्यू कर पाते हैं अपने व्यवहार से, अपने भाषण से, जनता के मुद्दों से, संगठन से और विपक्ष को साथ लेकर, यह राहुल गांधी पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी पर कि यहाँ से वो सरकार बनाने की ओर जाते हैं या वापस 50-55 सांसदों की ओर लौटकर पार्टी को लोग आते हैं, यह राहुल गांधी को तय करना है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और मेरे मन में एक सवाल बार बार, जब आप समीर सर पूरी बात कह रहे थे, जदीप सर, वो स्टीरियोटाइप टूट क्यों नहीं रहा है? वो स्टीरियोटाइप की अभी जब हम लगातार खबरों के खिलाड़ी में भी चर्चा कर रहे थे कि लोपी कौन होगा, राहुल गांधी ही लोपी होंगे, राहुल गांधी किस तरीके से तमाम चीज़ों को अंजाम देंगे। अब तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है छोटा सत्र था, लेकिन वो स्टीरियोटाइप एक तो टूट नहीं रहा, लेकिन राहुल गांधी लगातार ग्राउंड पर हैं। देखिए आदर्श, जो भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक लेता है या उसके बारे में लगातार जो निंदा या आलोचना या टिप्पणियाँ की जाती हैं उनको गंभीरता से लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर बेहतरी के अवसर हमेशा बने रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर लगातार क्या कहा जाता रहा कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, अनिच्छुक दूसरा उनके जो बयान हैं वो कई बार उतने गंभीरता भरे नहीं होते, या फिर वो जो कुछ भी करते हैं जनता से जुड़ाव दिखाते हैं वो स्टंट है। इन सब को तोड़ने के लिए उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, ठीक है, उनके कुछ बयान अभी भी मुझे लगता है संसद में जो जिन मुद्दों पर वो बोल रहे हैं और जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें भी अगर वो थोड़ा सा और अपने आप को साध लें, बेहतरी लाएं तो और अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अधिक सक्रिय दिखाने की कोशिश की है, चुनाव के बाद संसद में दिखाई देकर अचानक गायब नहीं हुए हैं, ये अच्छे संकेत हैं। इस चुनाव में जाति की दरारों से भाजपा के वोट बैंक में झांकने का जो मौका जनता ने विपक्षी दलों को दिया, उस मौके को अधिक से अधिक भुनाने की कोशिश सभी विपक्षी दल कर रहे हैं और उसमें खासतौर पर कांग्रेस को एक नई संजीवनी, नया अवसर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जो कई तरीके से नरेंद्र मोदी के इतने बड़े ब्रांड को और भाजपा को हराने की लगातार कोशिशें कर रही थी, उसमें अब उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और उस उम्मीद की किरण को थामकर वो जो कुछ भी करेंगे वो समझा जा सकता है, क्योंकि राजनीति में तो आपको अपने अवसर ढूंढने होते हैं। ऐसा नहीं कि अवसर पहले नहीं थे, शायद दिशा गलत थी, दिशा ढूंढने की कोशिशों में वो कहीं कहीं भटकते रहे और उनसे गलतियां भी बहुत हुई, अपनी खुद की घरेलू सीट अमेठी की भी इसलिए हार गए। लेकिन उसको रीगेन करना, रायबरेली को रीगेन करना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरता है। मुझे लगता है कि हम बात राहुल गांधी की और उनके दौरों की कर रहे हैं, वो प्रतीकों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, रायबरेली चले गए, हाथरस चले गए, वो पहले भी जाते रहे, भट्टा परसौल में भी चले गए थे, यहाँ दिल्ली में कारीगरों के पास के भी उनके फोटो आए और ये वो करते रहे हैं। कोई ना कोई उनको सुझाव दे रहा है कि इस तरह से अलग अलग वर्गों को, मजदूरों को वो छुएंगे। ठीक है, राजनीति में ये सब किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे
अगर वो सिर्फ प्रतीकों को छूते रहे तो फिर ऐसी फिसलन आएगी जहां से वापस कांग्रेस को संभालना मुश्किल होगा। कांग्रेस में बड़ी दिक्कत राहुल गांधी के प्रतीकों को छूने की नहीं है, कांग्रेस में दिक्कत संगठन की है। कांग्रेस का संगठन कमजोर है। भाजपा 240 पर होने के बावजूद भी संगठनात्मक स्तर पर कमजोर नहीं है। तो इस चुनाव से अगर आप प्रतीकों को बड़ा संकेत मान लेंगे तो फिर गलत दिशा में जाएंगे, और ये संकेत को सही करने का समय है। चूंकि हमसे पूछा जा रहा है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा है, उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी छवि में दिक्कतें थी। उनकी छवि में बहुत बड़ी दिक्कतें थी जिससे लोग उनको नेता के रूप में, खास तौर पर एक सक्रिय राजनेता के रूप में जो कांग्रेस का नेतृत्व संभाल सकता है, नहीं देख पा रहे थे। भाई बहनों ने मिलकर अच्छी राजनीति अपनाई कि उत्तर प्रदेश से वो नहीं जाएं, लेकिन दक्षिण की राजनीति में प्रियंका गांधी का प्रवेश करा दिया जाए, जो अभी तक ज़्यादातर नॉर्थ की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सक्रिय थी। जिम्मेदारी भी उनको वहीं की दी गई थी। लेकिन यहाँ से आगे अगर कांग्रेस को लगता है कि सिर्फ इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके और राहुल गांधी के चेहरे को चमकाकर वो वापस चुनावी राजनीति में वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ से वो अकेले दम पर बहुमत ला सकती, तो ये गलत है। कांग्रेस की दिक्कत संगठन के स्तर की है। अगर वो संगठन के स्तर पर खुद को नहीं सुधार पाते तो इन प्रतीकों को छूकर वो फिर उन भटकती गलियों में पहुंच जाएंगे जहां से निकालना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे सबक हैं और उन सबकों से वो भी सीख लेती है, तो लेकिन उसका संगठन है ना। मोदी का चेहरा अपने आप में है बड़ा, लेकिन उसके बावजूद संगठन है। कितना भी कुछ हो जाए वो संगठन आपको उतना पीछे नहीं जाने देगा जितना विपक्षी मान के चल रहे हैं। तो ये एक चेतावनी भी है। जोड़ सकते हैं, मोदी को भी वहां तक पहुंचाने में संगठन का ही रोल, संगठन का ही हाथ है। वो अकेले व्यक्ति के रूप में वहां नहीं पहुंचे हैं। तो आप सोचेंगे कि पतंग की डोर नहीं होगी और पतंग हवा में उड़ती रहेगी, ये संभव नहीं है। तो अभी जो कांग्रेस कर रही है वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। जैसे भाजपा की गलती है कि ऑर्गेनाइजर में 2-2 बार लेख छपे थे कि केवल हिंदुत्व के दम पर या इस सब के दम पर आप नहीं जीत पाएंगे। उनसे सबक लेने की उतनी गहरी कोशिश नहीं की गई, तो नतीजा सामने कि उतने बढ़िया परिणाम नहीं मिले। लेकिन वो हारे अब भी नहीं है, सत्ता में अभी भी हैं, संगठन अभी भी है, संघ उनके साथ अभी भी है। चाहे उनके आपसी मनमुटाव की आप जितनी बातें कर ले, इन सब के मिले जुले जो परिणाम है उनके रूप में ही भाजपा खड़ी होती है। सारे चेहरे मिलकर ही उसको तस्वीर को आकार देते हैं। उस तरह की तस्वीर को बड़ा आकार देने वाला कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। आप सपा के दम पर या जाति के दम पर या जातिगत दरारों के दम पर जीत कर आए हैं, अपने संगठन के दम पर जीत कर नहीं आए हैं। ये सबक अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो दिशा भटक सकती है। ये हम बात आप कह रहे हैं राकेश सर, ये सबक ले रही है कांग्रेस, आपको लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं बहुत अच्छा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे थे एलओपी भी बन गए राहुल गांधी, और जिस तरीके से एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश खास करके, कोशिश ये है कि पार्टी को एक नई जान वहाँ पर दी जाए। 6 सीटें अभी लेकर आ जाते हैं। लेकिन संगठन, जयदीप जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया संगठन को लेकर। अलग अलग राज्यों में भी जब चुनाव में हम अलग अलग जगह पर गए, संगठन के तौर पर बहुत कुछ नजर आया नहीं, और ये चुनौती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी होने वाली है। देखिए, कांग्रेस में जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, वहाँ आलाकमान बनने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रियंका जी खुद आलाकमान बनना चाहती हैं और राहुल जी आलाकमान रहना चाहते हैं। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें संकट में आई, संकट में आने का कारण ही था आलाकमान, और उसके चलते ही जो जयदीप जी ने कहा, संगठन भी 2 से 3 हिस्सों में बट गया है। क्योंकि हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि असल आलाकमान कौन बनेगा, क्योंकि एक ही परिवार के बीच में प्रतिस्पर्धा है। तो जब संगठन को ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा कि आलाकमान कौन, क्योंकि एक टाइम पे सोनिया जी आलाकमान थी तो पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन अब 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग भाई का है, दूसरा भाग बहन का है। तो संगठन अभी ये तय नहीं कर पा रहा कि हम किसके पीछे खड़े होकर काम करें। कल यदि वो प्रियंका के पीछे खड़े होते हैं और राहुल जी आलाकमान बन जाते हैं तो वो सोच रहे कि हमारी तो दुर्गति हो जाएगी, और यदि राहुल के पीछे खड़े होते हैं और पूरी कमान प्रियंका के हाथ में आ जाती है, तो ये जो भय का वातावरण है उसके चलते संगठन में एकजुटता नहीं आ पा रही। जहां तक राहुल गांधी जी की बात अभी तमाम हमारे मित्रों ने किया, तो 2004 से लोकसभा चुनाव के 2024 तक का यदि पूरा राजनीतिक पारी देखे तो राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक पारी थी वो सरस्वती नदी की तरह अवतरित और विलुप्त होने वाली थी। जैसे जयदीप जी ने कहा, भट्टा परसौल में वो अवतरित हुए फिर विलुप्त हो गए, आपका अध्यादेश फाड़ के वो अवतरित हुए फिर विलुप्त हो गए, भारत जोड़ो आंदोलन में वो अवतरित हुए फिर विलुप्त हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एलओपी बनने के बाद 99 सीट जीतने के बाद वो प्रवाहमान रहेंगे या फिर से विलुप्त होंगे, क्योंकि ये घड़ी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वो सरस्वती नदी की तरह ही रहेंगे या गंगा बनेंगे, ये राहुल गांधी को तय करना है, ये एक संगठन तय नहीं करेगा, और राहुल गांधी जी जो तय करेंगे उसी के पीछे संगठन चलेगा।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कहना चाहिए कि चुनौती दूसरे दलों के लिए नहीं है, चुनौती राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी ही चुनौती है। और उसमें मेरा मानना ये है कि राहुल जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पिछले 10 साल से हमेशा मोदी जी राहुल जी को ही सामने रख के राजनीति किए हैं। और मुझे लगता है यही एक कारण था कि अवतरित और विलुप्त होने का जो एक केंद्र रहा है, उसमें उनके अवतरण में मोदी जी की भी भूमिका थी। हर चुनाव में वो राहुल जी को सामने रखते थे, नहीं तो क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से जन्म लिए हैं वो तो कब का उन्हें विलुप्त कर चुके होते। लेकिन चुनावी राजनीति में हमेशा उनको फ्रंट में रखा भाजपा ने, और उसी फ्रंट के चलते वो आज फिर से एक नए सिरे से प्रवाहमान हो रहे हैं। ठीक है, अहम बात आप कह रहे हैं। अवधेश सर, सबकी बातें आप सुन रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश पे जिस तरीके से फोकस है, कितनी चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। अब उनकी जो रणनीति है, अभी उस पर उनको और काम करने की जरूरत है, और ज्यादा मजबूती करने की जरूरत है, तब शायद चुनौती हो पाए। देखिए, राहुल गांधी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी ने सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से हम लोगों के मन में कुछ भाव पैठाए हैं। अब राकेश जी उनको सरस्वती और गंगा में से एक के चयन का विकल्प दे रहे हैं। सरस्वती जी को तो हम लोगों ने देखा नहीं है, केवल पुस्तकों में ही पढ़ा है, और इतिहास के लोग आज तक शोध कर रहे हैं कि सरस्वती जी हैं कहाँ। तो संगम में भी मैं वहाँ जाता हूँ तो एक वो जो क्या है उस जगह जाने पर बताते हैं कि इसी के नीचे हैं। तो अगर सरस्वती का तो मतलब फिर ऊपर से ही प्रणाम किया जा सकता है, वो विलुप्त ही रहेंगी। तो कम से कम, लेकिन प्रतीक इन्होंने अच्छा गढ़ा है। देखिए, ऐसा है 2024 का जो परिणाम है उसके अगर कारणों को देखेंगे तो हम इस समय भारतीय राजनीति में किसी भी तरह के स्थिरांक बोलते हैं ना, किसी भी तरह के स्थिरांक तक नहीं पहुंचेंगे कि ये स्थिरता का ये परिणाम है। यानी अब भविष्य की राजनीति जो है वो अपने रूप में आकार लेने वाली है। ये जो चुनाव परिणाम था, जैसा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें घटी हैं उसके कारणों पर हम लोग काफ़ी कुछ समीक्षा कर चुके हैं। इसमें यह देखना है अगर राहुल जी के या कांग्रेस के भविष्य को देखने के, कांग्रेस यहाँ से कहाँ जाएगी, कांग्रेस भविष्य में सत्ता में आएगी या वो विपक्ष में रहेगी, नीचे ऊपर जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वाकई कांग्रेस ने इसका मूल्यांकन किया है कि उसको जो इस बार वोट मिले हैं वो क्या कांग्रेस के पक्ष के वोट हैं, क्या कांग्रेस ने अकेले ये स्थिति प्राप्त कर ली है, क्या राहुल गांधी के समर्थन में ये वोट आया है, और आया है तो कहां से आया है। इस समय कांग्रेस जो है एक अति आत्मविश्वास का शिकार है। मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर मैं आपके दर्शकों को याद दिलाऊंगा और सब लोगों को कि राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी नेता के रूप में, उपाध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष के करीब ही होता है 2013 में, तो उस समय कांग्रेस को 206 सीटें लोकसभा की थी और उस समय चुनाव की जितनी समितियां बनी थी राहुल गांधी जी उस सब के प्रमुख थे और उसमें 44 सीट पर जो है कांग्रेस सिमट गई। उसके बाद 52 आई और 3 चुनावों के बाद कांग्रेस 99 तक पहुंची है। 206 तक राहुल गांधी तो छोड़िए 150 तक वो नहीं लेके आ पाए हैं। और ये कांग्रेस का संकट आज का नहीं है, 1984 को अगर आप छोड़ दीजिए तो कांग्रेस कभी भी बहुमत की स्थिति में नहीं रही है। नरसिंह राव के समय जो 232 सीटें आई थी उसमें अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके पहले की सीटें, और उसमें चुनाव आयोग ने एक स्थान, माने चुनाव आयोग ने भी अति किया था कि अगर किसी की हत्या हो जाती है तो एक स्थान का चुनाव रुकता है। पूरे भारत का चुनाव आयोग ने रोक दिया था और उसके बाद जब चुनाव आयोजित हुआ था उसमें उनकी सीटें बढ़ी थी। नहीं तो जैसे 197 सीटें उनको 1989 में थी, लगभग 1991 में उसके आसपास या पीछे ही होती। तो वो कांग्रेस का संकट जो है वो आज का संकट नहीं है। कांग्रेस पहले से संकटग्रस्त है, कांग्रेस ने उससे बाहर निकलने की अभी तक उससे कोशिश नहीं की है। तो क्या राहुल गांधी और उनके साथियों ने मूल्यांकन किया है कि इतने लंबे समय तक हमारे क्षरण का क्या कारण था, भाजपा के उत्थान के क्या कारण थे? इन सब का अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि आप अपने आप को एक विरोधी विपक्षी के नेता के रूप में ही अतिवाद की भूमिका में रखते हैं या भविष्य में आप यह दर्शाते हैं कि नहीं हमारे में सत्ता चलाने की भी मादा है और हम एक गंभीर, एक दूरदर्शी, भारत के भविष्य की चिंता करने वाले और
सबको साथ लेके चलने वाले नेता भी हैं। राहुल गांधी जी के जो इस समय एलओपी की भूमिका रही है वो इसका संकेत नहीं देती हैं। जिस ढंग से उनके भाषण हुए, जिस ढंग से उन्हें शिव जी को लहराया, जिस ढंग से अपने लोगों को उन्होंने इशारा किया उठो उठो, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लगातार वो शोर करवाते रहे, और उसके बाद के जो उनके वक्तव्य हैं उनसे अभी तक वो विपक्षी नेता का विरोध करने वाले एक अतिवादी नेता का तो अपना चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले नेता के रूप में, ताकि बीजेपी तो विरोध करे, जो साथी दल हैं वो उनके साथ खड़े हो कि ये हमारा नेता है, वो उस स्थिति में भी अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। और ये कांग्रेस को और राहुल गांधी के लिए स्वयं भी चिंता का कारण होना चाहिए। ठीक है विनोद सर, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे और दूसरा अवधेश जी ने अभी जो बड़ा सवाल किया कि राहुल गांधी उस रोल में भी फिट नजर नहीं आ रहे हैं, ये हमने अपना एक अलग चश्मा पहना हुआ है या कांग्रेस पार्टी जो दिखाना चाह रही है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये वाकई ऐसी स्थिति है? मैं जो कहना चाह रहा था पहले वो बोल दूं, फिर अवधेश जी की बात पे आता हूँ। जो जयदीप जी कह रहे थे मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि किसी भी संघ पार्टी की सफलता के लिए नेता और संगठन दोनों जरूरी होते हैं। भारतीय राजनीति में जब कांग्रेस के पास संगठन और नेता दोनों थे, जवाहरलाल नेहरू नेता थे, संगठन, तो वो सफलता की बुलंदियों पर थी। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी संगठन और नेता आधारित पार्टी ज़्यादा हुई, संगठन कमज़ोर होना शुरू हुआ, लेकिन संगठन था। और राजीव गांधी तक भी नेता रहे और संगठन, लेकिन संगठन कमज़ोर होता गया और होते होते कांग्रेस पहुंच गई और धीरे धीरे नेता भी, क्योंकि नेता को भी ताकत संगठन से मिलती है। संगठन जैसे पौधा होता है ना, हाँ। तो जड़ जो होती है, जड़ से ही पौधा खिलता है, फूल उसी से खिलते हैं। तो अगर जड़ कमज़ोर होगी तो फूल नहीं खिलेगा, तो संगठन जड़ होता है। लेकिन एक साथ और भी है, अगर आप किसी पेड़ को आप काट दें तो जड़ भी सूख जाती है, तो खाली संगठन से भी बात नहीं बनती, इसलिए नेता भी जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता, जैसे लेफ्टिस्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां और जनसंघ संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत थे, लेकिन नेता नहीं था इनके पास। तो इनका जो परफॉर्मेंस था राजनीति में वो वैसा नहीं था जैसा कांग्रेस का होता था। जैसे जैसे जनसंघ के पास अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक नेता बना, तैयार हुआ, उसका परफॉर्मेंस राजनीति का उसका बढ़ता गया और धीरे धीरे वो केंद्र की सत्ता तक पहुंच गई। 2004 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी लगभग नेता विहीन हो गई थी। अडवाणी जी और अटल जी का युग। नरेंद्र मोदी जब नेता के रूप में आए तो संगठन और नेता एक दूसरे के पूरक बने और परिणाम सामने है। वही कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस में अब नेता जो है, क्योंकि वोट संगठन दिलाता है और नेता के नाम पर वोट मिलता है, तो राहुल गांधी को दोनों काम करने पड़ेंगे। अपने को नेता के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, अपनी स्वीकार्यता बनानी पड़ेगी, जो कि उनकी बन रही है। CSDS का ही सर्वे है उत्तर प्रदेश में, वो मोदी जी से आगे है प्रधानमंत्री की उसमें। ये CSDS सर्वे मेरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्वीकार्यता उनकी कुछ वर्गों में बनी है। और जैसा समीर भाई ने कहा कि अगले 2029 तक मोदी जी 80 साल के हो जाएंगे, तो जाहिर है धीरे धीरे एक पारी जो है उतार के फेज में जाती है। राहुल गांधी तब तक 60 साल के होंगे, तो इसलिए जो है वो उनके पक्ष में है। अगर वो संगठन, जैसा जयदीप जी कह रहे हैं बिल्कुल, अगर वो अपना संगठन मजबूत कर लेते हैं उत्तर भारत में और उन राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता से वर्षों से बाहर है, मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये वो राज्य हैं जहाँ कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए आई थी, 18 महीने के लिए। तो जितना राहुल गांधी को अपने ऊपर ध्यान देना है उतना ही संगठन पर भी ध्यान देना है। और अभी कांग्रेस में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि फैसले लेने में देरी होती है कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी फैसले त्वरित लेती है। अब जैसे कांग्रेस के परिणाम आए, अब कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वहाँ संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो ये, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात जो अवधेश जी वाली बात है, अवधेश जी का अपना नज़रिया है, उनका बड़ा व्यापक रहता है और हम सबका नज़रिया होता है। हम अपने नज़रिए उस चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। अब उसको हम चश्मा कह लें या नज़रिया कह लें, लेकिन नज़रिया होता है। मेरा भी अपना नज़रिया है, अवधेश जी का अपना नज़रिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की दिशा अच्छी है, जिस दिशा में वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। संसद में भी शायद हो सकता है अगले सत्र में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये पहला सत्र था जिसमें चुनाव का हर एक के अवचेतन पर चुनाव छाया हुआ था। हर नेता, राहुल गांधी के अवचेतन पर भी चुनाव था, मोदी जी के अवचेतन पर भी चुनाव था। तो इसलिए भाषण की दृष्टि से अगर कहें तो दोनों के भाषण कोई बहुत गरिमापूर्ण नहीं रहे।
हम एक तरफा नहीं होना चाहिए हमें। राहुल गांधी के भाषण में भी कमियां थी, प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पर सवाल उठ सकता है, लेकिन हो सकता है अगले सत्र में दोनों के भाषण बहुत बेहतर हों, तो हमें एक सकारात्मक उम्मीद करनी चाहिए। राहुल गांधी को भी सीखना पड़ेगा, एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की तरह उनको नेता विपक्ष की भूमिका निभानी है, जिसमें विपक्ष के सारे दल उनके साथ हों और सत्ता पक्ष को भी उंगली उठाने का मौका न मिले। मोदी जी अपनी सफलता की कहानी गढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। अब उनको कोई और, भाई प्रधानमंत्री से ऊपर, और वो भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इससे ज़्यादा सफलता किसी नेता के लिए क्या होगी। उनको अब उस सफलता को कायम बनाए रखना है, उनके सामने चुनौती उसको बनाए रखने की। राहुल गांधी के सामने चुनौती है उसको पाने की। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर संगठन पर ध्यान देंगे, थोड़ा अपनी भाषण शैली और अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, भाषा पर ध्यान देंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे, उसकी संभावनाएं हैं। बाकी भविष्य के बारे में भाई हमारे मित्र शुक्ला जी ने तो कह दिया, ये क्रिकेट की भाषा में कि स्क्वायर कट विश्वनाथ बहुत अच्छा मारते थे, गुंडप्पा विश्वनाथ। तो ये हमेशा राजनीति में विश्लेषण में स्क्वायर कट मार देते हैं। और जो उदाहरण उन्होंने दिया बहुत दिलचस्प था। समीर सर, बड़ा है, मैं देखिए तमाम राहुल गांधी की तो हम बात कर रहे हैं, पूरे चुनाव कैंपेन में राहुल गांधी हों, विपक्ष के तमाम दल हों, वो जिस तरीके से संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला करते रहे, और अब बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर जिस तरीके से काला दिवस मनाने की बात कही, ये मेरे मन में जो पहला सवाल आता है कि ये तो पहले भी हो सकता था। 2014 से आप सरकार में हैं, इस बार ही क्यों? मैं टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, और ये अभी इस मुद्दे को इतना गर्म करके या इतना बड़ा करके क्या फ़ायदा दिख रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन जारी किया कि 25 जून को मनाया जाएगा, अब मुझे लग रहा है ये जो चुनाव परिणाम आए हैं 2024 के, और जिस तरीके से लगातार संविधान का जिक्र करते रहे, जब शपथ ग्रहण हुआ सांसदों का, तो उस समय राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर गए और बार बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लग रहा होगा कि संविधान और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश की थी, विपक्ष ने बनाने की कोशिश की थी कि 400 सीटें आ जाएंगी तो ये संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, तो मुझे लग रहा है उसका आकलन पार्टी ने किया होगा। पार्टी को लग रहा होगा कि इसका काउंटर करने के लिए फिलहाल अभी हमारे पास एक यही तरीका है कि हम जो 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसको याद करें और उसके एक घोषणा कर दे कि हर साल 25 जून को एक संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये उसके रूप में ही लिया जाएगा। आज 10 साल की सत्ता के बाद, या मैं ये कहता हूँ कि भाई 25 जून 1975 को लगा था, उसके बाद 19 महीने के आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी हार गई थी, संजय गांधी हार गए थे, कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी, जनता दल की सरकार आई थी। उस समय अगर जनता दल की सरकार ये लेकर आ जाती तत्काल कि भाई इंदिरा गांधी ने जो किया था उसमें तो ताज़ा मामला था, जनता ने सबक सिखा दिया था, जनता दल की सरकार थी, उनको किसी ने रोका नहीं था। अगर जनता दल ये लेके आ जाती कि हम ये संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, तो भी मुझे समझ में आता कि वो था। अटल बिहारी की वाजपेयी की जब सरकार आई 2004 के 1999 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया था कि 25 जून के पहले कि इस आपातकाल को लेके क्या कोई बड़ी योजना या कोई कार्यक्रम करने के इसमें है, तो अटल जी ने कहा कि भाई जिसने आपातकाल लगाया था वो भी चुनाव हार गई थी, और जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो जनता दल भी समाहित हो गई। बोले न लगाने वाले बच्चे, न उसके खिलाफ लड़ने वाले बच्चे, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनकर आ गई है। बोले वो बीता हुआ कल है, हम शीर्षासन में जाकर क्यों देखें, बुरा काल था, निकल गया है, देश को भविष्य की ओर देखना। अटल जी ने स्पष्ट मना कर दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे बढ़ी नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। 10 साल मुझे लग रहा है कि पार्टी को जिस तरीके से समर्थन मिला है 2014 2019 में, तो पार्टी को यह महसूस नहीं हुआ होगा कि हमें 1975 को याद करना है इस तरीके से, और कांग्रेस को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना है। ये परिणाम जिस तरीके से आए, और मुझे लग रहा है अगर आपको लगता है कि परिणाम के बाद भी आए, तो 4 जून को परिणाम आया था, आप 10 जून को करके 25 जून को इस बार पहले ही मना लेते हैं। 25 जून निकल जाता है, उसके बाद आप लेकर आए, तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीति जरूर है इसके अंदर, क्योंकि काउंटर तो आपको करना ही है विपक्ष का निश्चित रूप से, और हर पार्टी का अधिकार होता है। जिस संविधान का जिक्र कर अगर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दी है, जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि वो उसका काउंटर करे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है और केंद्र सरकार को लगा कि इस समय सबसे बेहतर अभी यही है कि हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करें, और बाद में बाकी 5 सालों के अंदर कई ऐसे काम करेंगे जिससे वापस हमारा जो वोट बैंक गया है संविधान के नाम पर, दलित वोट बैंक गया होगा, लोगों के अंदर भ्रम फैला, उसे हम दूर कराने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है उससे दिशा में उठाएगा यह एक स्टेप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मतलब कह रहे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जयदीप सर, बड़ा अहम समझना हो जाता है कि आपको इतने सालों के बाद आखिर इस चीज़ की याद आती है। वो जब 4 जून को चुनाव परिणाम आपके फेवर में उस तरीके से नहीं जाते जैसे आप उम्मीद कर रहे थे, तो क्या केवल सारी चीज़ें वर्तमान समय में पीछे वालों पर डाल देने से ही काम चल जाएगा, या
वो दिखाकर ही आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे और आगे की राजनीतिक सफर जो है आपका वो तय हो जाएगा? ये तो तय है कि जो पिछली बार भी मैं कह रहा था कि चुनाव अभी खत्म हुए नहीं है। चुनाव के परिणाम आ गए, नई सरकार बन गई, संसद का पहला सत्र पूरा हो गया, लेकिन दिमाग से चुनाव खत्म हो नहीं पा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनावी खींच है और मुझे लगता है कि इस तरीके से दरारों की मरम्मत हो नहीं पाएगी। लेकिन सबकी अपनी सोच है। जितनी राजनीति हम यहाँ बैठकर न्यूज़ रूम्स में और अखबारों में समझते हैं, उससे ज़्यादा राजनीति वो समझते हैं जो 24 घंटे राजनीति ही करते हैं। हम केवल विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई कार्ड चला गया चुनाव के दौरान कि संविधान बदल देंगे, और वो कार्ड कुछ लोगों के दिमाग में काम कर गया। और ये भी देखिए कि वही कार्ड मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पा रहा, उत्तराखंड में काम नहीं कर पा रहा, हिमाचल में काम नहीं कर पा रहा, छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पा रहा, उड़ीसा में नहीं कर पाया, राजस्थान में भी ये वाला कार्ड उतना काम नहीं किया है। वो वहाँ के स्थानीय फैक्टर्स थे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, और महाराष्ट्र में कुछ हद तक। तो संविधान बदलने का जो बात की गई और जो डर दिखाया गया, वो कुछ हद तक अगर उत्तर प्रदेश में ही कर गया तो भाजपा को मुझे लगता है कि अलग तरीके से नए सिरे से अपनी राजनीति सोचनी पड़ेगी, और सोची जा भी रही है। साकारेरी बाबा पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? जाति ही तो है, जाति के ही गणित है। मुझे लगता है जितना सोचा जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। ये राजनेताओं को पहले समझ में आता था, अभी भी आना चाहिए। आप उसको संविधान हत्या दिवस कह लीजिए, काला दिवस कह लीजिए, वो है, वो तो इतिहास में दर्ज है। जिस तरह की अभी आप सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो संविधान के पहरुए बन रहे हैं, जो जेब में संविधान लेकर घूम रहे हैं, जो शपथ में संविधान दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी विरासत के लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा संविधान के साथ क्रूर मजाक किया और आपातकाल लगाया। मुझे लगता है ये याद दिलाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। सुई वहां अटक नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो देश भी 1975 के बाद पीछे की तरफ जाता और अटक जाता। जो अटल जी का उदाहरण समीर जी ने याद दिलाया बहुत महत्वपूर्ण है। हम समय में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो देश का विभाजन नहीं होना था। बहुत बड़ा काला दिवस है 14 अगस्त की रात का, तो 15 अगस्त को तो हम मनाते, तो नहीं होना था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान नहीं बनना था, जिन्ना की मांग नहीं पूरी होनी थी। तो ये तो वही ऐसी बात है, ऐसा होता तो क्या होता। आप उसको याद कर सकते हैं, उसको गलत मान सकते हैं और उसमें जो सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे से भारत में कोई इस तरह का नहीं कर सके। तो हुए ना बदलाव समय, आप गलती से सबक लेकर उसको बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजनीति में अगर सामने वाले ने कोई चाल चली है और वो चाल सफल रही है, तो उसको आगे वो चाल सफल नहीं हो पाए, या उसको एक्सपोज करने की, या वो अपने आप को बहुत संविधान का पहरुआ या रक्षक बता रहा है, तो ये बताने की भाई ये कोई रक्षक नहीं, इन्होंने तो संविधान के साथ ऐसा मजाक किया था, वो तो अध्यादेश भी फाड़ा था, फिर वो भी तो गलत है। याद दिलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने भर से। और ये भी समझना चाहिए कि वो कितना बड़ा है मामला। वो उत्तर प्रदेश तक उस समय तक लोगों की मानसिक, और मैं ये भी कह सकता हूँ बाद में लोग वहाँ से भी आगे बढ़े हैं। चुनाव के दौरान अगर वो कुछ जातिगत सोच या संविधान को लेकर बदल देने का डर लोगों के दिमाग में चला भी गया हो, तो ये देश रुकता नहीं है। यहाँ तो मुंबई में इतने बड़े हमले के बाद दफ्तरों में अगले दिन 70% उपस्थिति होती है, ये वो देश। तो इस देश की जनता के इस मानस को समझना पड़ेगा। आज कुछ और सोचती है, कल कुछ और सोचती है, वहाँ से आगे बढ़ती है। इसको आप नहीं बदल पाएंगे। लोग ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा आपकी रणनीति क्या हो। आपने अपनी उस रणनीति के तहत, और मैं फिर से कहूँगा चुनावी रणनीति के तहत, हालांकि चुनाव खत्म हो गए हैं, ये घोषणा की है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको लगता है अच्छा पड़ेगा, तो आने वाले वक्त में हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। मैं फिर से कहूँगा आपातकाल को याद दिलाना गलत नहीं है। काला अध्याय था, धब्बा था, बुरा था, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनके बारे में भी याद दिलाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह बात आप कह रहे हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन राकेश सर, आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन केवल हम वही सारी चीज़ें याद दिला के, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 50 साल के बाद आप इमरजेंसी को लेकर एक इतना बड़ा कैंपेन बनाने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जदीप जी ने भी कहा कि वो चुनावी खींच अभी भी खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, वो खींच, इसको मैं जोड़ दूँ, मुझे लगता है कि हर तरफ है, ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ है। हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है। देखिए, संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है 2025 में, और संघ समाज क्षेत्र में काम किया है। लेकिन संघ ने 2 आंदोलन, 100 साल में 2 बड़े आंदोलन किए।
एक राम मंदिर आंदोलन, एक आपातकाल के खिलाफ आंदोलन। राम मंदिर आंदोलन जो संघ ने किया, राम मंदिर का निर्माण हुआ और संघ के उस आंदोलन को प्रमाणीकरण कर दिया गया। संघ ने आपातकाल पे आंदोलन किया और 25 जून को आपातकाल हत्यारा दिवस घोषित करके मोदी जी ने संघ के उस संघर्ष को प्रमाणीकरण किया है। अब वो जुलाई क्यों? जुलाई इसलिए कि जुलाई तिथि का बड़ा महत्व है। 4 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब नेहरू जी ने संघ पे प्रतिबंध हटाया तो 11 जुलाई 1949 की आधी रात 12 बजे वो प्रतिबंध हटा था, यानी 12 जुलाई, और 12 जुलाई को ही मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी ने आपातकाल को हत्यारा दिवस घोषित करके कांग्रेस के सीने पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है, जिसका दबाव धीरे धीरे वो महसूस करेगी। और आप कल्पना करिए कि जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा, तब 25 जून 1975 को लेके जब हत्यारा दिवस मनाया जाएगा, तब वो कांग्रेस सरकार क्या बयान देगी, किस तरीके से इसको मनाएगी। क्या वो मानेगी कि वो फांसीवादी दिवस था? क्या वो मानेगी कि इंदिरा गांधी तानाशाह थी? तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संविधान बदला जाएगा, उसको दृष्टि से देखने के साथ साथ वो एक कारण हो सकता है, लेकिन ये संघ के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन का दूसरा प्रमाणीकरण मोदी जी ने किया है। ठीक है, प्रमाणीकरण तो किया, लेकिन अवधेश सर, ये क्या बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह इस फैसले को ले रही है क्या? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं, अलग अलग तरह की राय है इस पर। मास्टर स्ट्रोक की तरह ले रही है कि आगे भविष्य में कांग्रेस के लिए ऐसी बड़ी चुनौती होगी कि जवाब देना। अच्छा, क्योंकि अगर इतना लंबा, बहुत साल पहले की बात है इमरजेंसी की, बहुत सा युवा ऐसा है जिसको शायद ठीक तरीके से उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो अब जब आप संविधान हत्या दिवस मनाते हैं तो वो भी कम से कम जाके उसको ढूंढेगा, देखेगा, समझेगा, बुजुर्गों से पूछेगा, तो वो भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है क्या? हमारे देश में अंग्रेज चले गए, लेकिन हम चौरा चौरी दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हम जो है जालियांवाला बाग का दिवस मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हम जो है, और जो लोग आज भी हैं, लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आज भी उनको मनाते हैं। आप देखेंगे देश में, मैं स्वयं अनेक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। हर वर्ष जो है इस देश में पता नहीं कितनी संख्या में 25 जून को आपातकाल के विरुद्ध काला दिवस के रूप में मनाया ही जाता है सरकारी स्तर, बल्कि कुछ तो सरकारें उसमें भाग लेती हैं और मुख्यमंत्री तक वैसे कार्यक्रमों में जाते हैं। 5 जून को जेपी का संपूर्ण क्रांति दिवस, आज भी वो कार्यकर्ता जो लोग हैं, संपूर्ण क्रांति मंच कोई बनाया हुआ है, संपूर्ण क्रांति फ्रंट बनाया हुआ है, बहुत अलग संगठन बना के लोग मनाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सरकार के स्तर पर इसको नहीं मनाया गया, ये चीजें छूट गई थी। जो जनता पार्टी का सवाल जो उठा है, जनता पार्टी की सरकार भी मनाती थी, 2 बार मनाई है, लेकिन वो सरकारी स्तर पर इस ढंग से गजट नहीं आया था कि सरकारी स्तर पर इसको सरकारी समारोह के हम मनाएंगे। ये इतना एक अंतर आया है। अब इस समय तात्कालिक रूप से यह बात सही है कि जब आप संसद के अधिवेशन की शुरुआत में लाल रंग का कवर लेकर और संविधान लेकर सारे विपक्ष के नेता दोनों हाथ से उठाएंगे और लगातार कहेंगे कि ये फासिस्टवादी सरकार है, ये संविधान खत्म कर देगी, संविधान खा जाएगी, तो जो सरकार में है वो अलग अलग तरीके से उसका उत्तर देगी। तो ये हम मान सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक तरीका है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और जो कुछ भी आप पर अटैक होता है तो काउंटर अटैक उससे ज्यादा तीक्ष्णता और शक्ति से करिए। तो ये सामान्य तौर पर एक रणनीति ये दिखाई दे सकती है कि आप बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो संविधान खत्म किसने किया था? और ये बात सच है कि 25 जून 1975 के बाद इस देश में संविधान खत्म कर दिया गया था, संविधान नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो कुछ भी कदम उठाएंगी, जो बोलेंगी, जो ऑर्डर करेंगी, वही संविधान था। सर्वोच्च न्यायालय की भी शक्तियां कम कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री के रूप में जो निर्णय लेंगे उसमें सर्वोच्च न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संसद की शक्तियां कम कर दी गई थी, प्रेस सेंसरशिप लागू हो गए थे। तो संविधान अगर इस समय आजादी के बाद किसी एक समय अगर खत्म हुआ था तो वो 1975 का था। तो ये आज बताने की आवश्यकता राजनीतिक रूप से भी है, साथ ही साथ जिन लोगों ने उसके बचाने के लिए संघर्ष किया है। आप अगर इस पर स्टोरी करना चाहें
जाएं तो अनेक परिवार नष्ट हुए हैं, लोग कैसे जेल में अपना समय काटे हैं, परिवारों का कितने कष्ट हुए हैं, कुछ लोग गोलियों से मरे हैं, कुछ घायल हुए हैं, कुछ विकलांग हो गए, कुछ का पूरा कैरियर नष्ट हो गया है। तो ये जितने लोगों ने संघर्ष किया है तो उनकी भी एक विरासत है, उनकी स्मृतियों को भी याद करना वो आवश्यक है इस समय, जो पहले से नहीं हो रहा था तो आज से होगा। तो इसके दोनों पक्ष है उस समय। और आज की स्थिति यह है कि इस देश में जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी, वो अभी तक आपातकाल की आलोचना में एक शब्द नहीं बोल पा रही है, जबकि समाजवादी लोगों ने, भाई आखिर इंदिरा गांधी को आपातकाल क्यों लगाना पड़ा? राजनारायण जी के चुनाव का मामला था, उसी पर जगमोहन लाल ने 12 जून 1975 को फैसला दिया था। तो ये तो समाजवादियों की ही लड़ाई थी और वहां से यह संघर्ष शुरू हुआ था। और आज समाजवादी अगर उस पर नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव की पार्टी नहीं बोल रही है, तो ये तो देश के सामने जाना चाहिए ना कि जो लोग आज कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जब वाकई संविधान खत्म हुआ था उसके बारे में इनकी आवाज नहीं उठ रही है। तो ये एक इसके मायने है, लेकिन फिर से वही स्थिति पैदा नहीं हुई देश में, इसलिए उसको याद रखना, उसके संघर्ष को याद रखना। अब ये कह रहे थे उसके आगे की चीज ले जानी है। आगे की चीज तो वही हो सकती है ना कि भाई इस देश में ऐसा राजनीतिक वातावरण बने, ऐसे जनता में जन चेतना जागृत हो कि कोई भी इस देश का नेता संविधान को खत्म करने की कोशिश न करे तो उसमें सफलता भी न मिले, सोचे भी नहीं। तो वो जो आगे ले जाने की बात है तो कम से कम एक शुरुआत उसकी हुई है। लेकिन इस समय की परिस्थिति जो भारत की है वो बहुत चिंताजनक परिस्थिति है। राहुल गांधी जी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। नरसिंहा राव के जाने के बाद कांग्रेस जो है हाफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। आप देखेंगे कि 10 साल की सरकार की अनेक पॉलिसियां वही थी जो मार्क्सिस्ट पार्टी, लेनिनिस्ट पार्टी करती थी। अब राहुल जी एक रेडिकल कम्युनिस्ट के रूप में पार्टी को ढाल रहे हैं, वो स्वयं भी उसी रूप में ढल रहे हैं, उनकी भाषा उसी रूप की है कि एक जो दुनिया का जो कम्युनिज्म खत्म है उसमें जो रेडिकल पार्ट है उसके प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी इस समय कर रहे हैं। उसके कारण पार्टी में भी चिंता है। अनेक लोग बताते हैं इस समय तो हमारी पार्टी कुछ ज्यादा ही है। तो वो एक जो रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस को बनाने की कोशिश है और लगभग उस प्रकार के विचार वो ला रहे हैं और जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं वो आगे के लिए बहुत चिंताजनक है। स्वयं कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी रही है, मध्यम मार्ग के आधार पर उसका आधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय मत सोचिए कि संकट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संकट अगर नहीं होता तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का यह परिणाम नहीं होता। आंतरिक संकट के दौर से बीजेपी भी गुजर रही है। समस्या यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने आंतरिक संकट को दूर करना, उसमें जो विचारधारा के आधार पर विचार, व्यवहार और जो व्यक्तित्व के स्तर पर कुछ परिवर्तन करें सकारात्मक, उसकी बजाय एक दूसरे के संघर्ष के लिए मुद्दे लाके इस देश में राजनीति करने की कोशिश हो रही है। यह एक चिंताजनक है क्योंकि कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी संख्या में बाहर के लोगों को शामिल किया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत हैं? क्या उसके चुनाव परिणाम पर असर नहीं हुए हैं? उनके कार्यकर्ताओं का, उनके स्थानीय नेताओं की जिस प्रकार से भावनाएं उभर के आई हैं उसका समाधान क्या है? उत्तर प्रदेश में भी 74 जिलों से एक सर्वे होकर के आया है, भले सार्वजनिक नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? और कांग्रेस के बारे में यह है कि कांग्रेस जहां भी भाजपा से सीधे मुकाबले में है, भाजपा को वो जबरदस्त परास्त नहीं कर पाई है। अभी भी कांग्रेस, अगर 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए, तेलंगाना को छोड़ दीजिए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत हरियाणा को छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस जो है ज्यादातर वहीं सफल है जहां उसके सहयोगी दल उसके साथ दे रहे हैं। तो यह इस समय की पॉलिटिक्स का स्थिति है। उस पॉलिटिक्स में एक रास्ता चाहिए देश को, स्पष्ट विचार, स्पष्ट व्यक्तित्व, स्पष्ट नीति वाली पार्टियां सामने चाहिए। वो भाजपा के लिए भी आवश्यक है, कांग्रेस के लिए भी आवश्यक है। दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर ये दोनों पार्टियों की दिशा सही होगी तभी देश की क्षेत्रीय पार्टियों की दिशा सही होगी। लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हार जाए, नरेंद्र मोदी खत्म हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कि स्थिति में आ गई है। जो बात अभी इन्होंने कही, मेरे मन में एक सवाल बार बार सीधा सा आता है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी, एक आम इंसान के तौर पर भी, कि इमरजेंसी को लेकर अभी इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ गई? नतीजे चुनाव में भी आप बना सकते थे ना, तब क्या ये रणनीति बन नहीं पाई थी, सोच नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर मेरा सवाल है। देखिए, ये इमरजेंसी को मुद्दा बनाना ही था और हमारे साथी इस बात को कह चुके हैं, समीर भी कह चुके हैं, अवधेश जी ने भी कहा, सबने कहा, जयदीप भी ने कहा कि चूंकि जो संविधान का मुद्दा चुनाव के दौरान उठाया कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस ने मुद्दा कहाँ से उठाया?
कांग्रेस अपने घर से नहीं उठाया, भाजपा के ही नेताओं ने कहना शुरू किया था। वो चाहे अयोध्या के लल्लू सिंह हों, चाहे वो कर्नाटक के वो अनंत हेगड़े हों, बहुत सारे कई नेताओं ने कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना। तब कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया। तो कांग्रेस अपने घर से मुद्दा नहीं लाई थी और भाजपा उसका कारगर प्रतिकार नहीं कर पाई। कहा मोदी जी ने अपनी चुनाव सभाओं में कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो अभी संविधान नहीं बदल पाएंगे, लेकिन बहुत देर से कहा। तब तक ये मुद्दा काफ़ी कांग्रेस ने उठा लिया था। तो बात वहाँ से शुरू हुई और 400 सीटें नहीं आई। आती तो बदलता कि नहीं बदलता, ये भविष्य की ये कल्पना की बात है, लेकिन नहीं आई तो लोगों को लगा कि भाई सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो 272 एनडीए को दे दिए उन्होंने कि सरकार बना लो आप। 400 नहीं दिए एनडीए को कि संविधान ना बदले, तो जनता ने हिसाब से फैसला कर दिया, 293 सीटें दे के सरकार बनवा दी। इमरजेंसी की बात यह है कि चूंकि वो घाव इतना गहरा लगा है संविधान वाला भारतीय जनता पार्टी को, खासकर खुद प्रधानमंत्री जी को, इसीलिए आप देखिए जिस दिन संसद में स्पीकर का चुनाव हुआ, स्पीकर महोदय ने पहले ही सबसे पहला प्रस्ताव जो है, सरकार का प्रस्ताव नहीं था, वो स्पीकर ने पढ़ा प्रस्ताव, इमरजेंसी के का निंदा प्रस्ताव पढ़ा। तो वहीं से शुरू हो गया था कि इमरजेंसी को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाएगी। अब 12 जुलाई के बारे में बता ही दिया इन्होंने, हमारे अवधेश जी क्या कहते हैं स्क्वायर कट बना करके राकेश शुक्ला जी ने, कि क्यों उन्होंने कहा इमरजेंसी को लेकर 2-3 चीज़ें हैं। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी और विजय रैली हो रही थी रामलीला मैदान में, तो उस रैली में जनता पार्टी के सारे नेता गए थे, जयप्रकाश जी नहीं गए थे। और जयप्रकाश जी कुमार प्रशांत को लेकर के सीधे इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, किसी को बिना बताए। और मैं नहीं, कुमार प्रशांत ने लिखा है इस बात को कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश जी बैठ कर रोते रहे। इंदिरा गांधी के आंसुओं से जयप्रकाश जी का कुर्ता गीला हो गया और इंदिरा गांधी ने कहा कि चाचा, वो चाचा कहती थी उनको, मुझसे भूल हुई है। और जेपी ने कहा कि इंदिरा रोने की ज़रूरत नहीं है, भूल हुई है, तुमने स्वीकार कर ली, आज हार हुई है, कल जीत भी होगी। तो ये रिश्ते जेपी और इंदिरा गांधी के पीछे हैं और उन्हीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जो कि एक काला अध्याय था। 1900 जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, उसके बाद इंदिरा गांधी को दुविधा में थी कि इस्तीफा दें कि न दें, फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो लंबी कहानी है, उस पर हम लोग जाएंगे। और इमरजेंसी की परिस्थितियाँ बनी। इमरजेंसी किस पर लगी थी? जब जयप्रकाश जी ने एक बयान दिया था कि सुरक्षा बल और सैनिक सरकार के किसी भी गलत आदेश को न माने, इसको आधार बना के इमरजेंसी लगाई गई थी। और इमरजेंसी संविधान के आंतरिक आपातकाल के प्रावधान के तहत लगाई गई थी। लोकतंत्र का गला घोटा गया था, संविधान का में प्रावधान था, उसके आधार पर बहस हो सकती है कि गलत था कि सही था, लेकिन प्रावधान था। बाद में उस प्रावधान को जनता पार्टी ने खत्म किया। आज देश में आंतरिक इमरजेंसी का प्रावधान नहीं है, कोई सरकार आंतरिक इमरजेंसी घोषित रूप से नहीं लगा सकती। तो ये तो इमरजेंसी की कहानी है। उसके बाद पूरा 19 महीने का संघर्ष चला, उसमें संघ के लोग भी थे, जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी थे, लोकदल के थे, सीपीएम के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, मेरे परिवार के लोग थे, मेरे भाई लोग जेल में थे। मैं खुद उस समय जो है छात्र था और भाषण और संदेश पहुंचाने का काम करता था, इधर से उधर। समाजवादियों का अड्डा मेरे घर में होता था, मेरे घर से गिरफ्तारियां जाकर के दी हैं लोगों ने। तो इमरजेंसी के पीड़ित थोड़ा बहुत। लेकिन 1980 में उसी देश की जनता ने, उसी पीढ़ी ने इंदिरा गांधी को 353 सीटें दी, वही जो भोगी थी इमरजेंसी। और इमरजेंसी में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस से सफाया होगा 77 में, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस स्वीप की। तो क्या दक्षिण भारत के लोग तानाशाही समर्थक थे? अलग अलग परिस्थितियां थी। लेकिन जब 80 में इंदिरा गांधी जीत के आई तो पूरे देश में जीत के आई। तो इमरजेंसी को लेकर कई तरह के मुद्दे हैं। मैं तो इमरजेंसी का विरोधी हूँ, रहूँगा। वो काला अध्याय था, उसको याद किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक हथियार बना करके, जो अभी कहा किसी ने कि जब कल को कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या करेगी। सरकारें तो बदलती रहती हैं फैसले। कल को अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार 6 दिसंबर को बना दे कि उस न्यायालय अवमानना दिवस, सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि एफिडेविट देने के बाद भी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, है, अब कांग्रेस पार्टी ये कर दे तो बीजेपी सरकार बदल देगी उसको, ये तो उनके हाथ में है। तो इस तरह की एक परंपरा ये शुरू की गई है कि इस तरह के सरकारी स्तर पर दिवस मनाना। जो अटल जी ने कहा था, अटल जी को क्या हम लोग हल्का नेता मानते हैं? अगर अटल जी ने बात कही थी तो कहीं ना कहीं उनका एक गहरी सोच थी, एक दूरगामी सोच थी। मुझे लगता है कि इमरजेंसी की भर्त्सना होनी चाहिए। इमरजेंसी पर
आप कांग्रेस को घेरिए, सब कुछ घेरिए, लेकिन उसको एक सरकारी दिवस बना करके वो राजनीतिक हथियार है सीधे सीधे। और कहीं ना कहीं ये उसी तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, जो विपक्ष का संविधान का मुद्दा है उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस रिएक्ट करती थी, जब भाजपा के राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस रिएक्ट करती थी, अरे ये तो राम भक्त नहीं है, ये नकली है, इन्होंने तो तुलसीदास को नहीं माना, कुछ आप इधर करने का इस तरह करती थी। लेकिन मुद्दा तो भाजपा का ही रहा और भाजपा को सफलता मिली। अब संविधान का मुद्दा ऐसा कांग्रेस ने पकड़ लिया है, विपक्ष ने पकड़ लिया है कि आप इमरजेंसी की बात करिए, कोई बात करिए, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो कहेगी अच्छा इमरजेंसी पे तो राहुल गांधी भी आलोचना कर चुके हैं, इमरजेंसी मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, इमरजेंसी पे तो कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन में नहीं खड़ी होती। तो अब वो मुद्दा कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन ये बात है कि ये आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे की राजनीति का एक उदाहरण है इमरजेंसी के उस दिवस को बनाने। एक उदाहरण भरी है और जाहिर सी बात है राजनीति एक नई परंपरा है, एक नई परंपरा कह सकते हैं। क्या नतीजे होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, आम जनता इस पूरी कवायद को किस तरीके से लेती है। लेकिन देखिए सभी वरिष्ठ पत्रकारों की बात आपने सुनी है, राहुल गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या एक्टिव हैं, और उसके बाद चुनाव परिणामों के बाद जो उत्साह दिख रहा है उसको भी हमने समझने की कोशिश की, उसके मायने क्या है और जो अलग अलग मुद्दे बन रहे हैं, और इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए आप amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।